तो दोस्तों आज का हमारा विषय है रोमन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहाँ पे कुछ 15 आपके पास एमसीक्यूज होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करते हुए रोमन लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझेंगे, जो हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? विच इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑफ रोमन लिटरेरी क्रिटिसिज्म वॉज रिटन बाई होरेस अराउंड 19 to 18 BCE। मतलब कौन सा लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है जो होरेस ने 19 से 18 BCE के दौरान लिखा था। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है द एनेड, दूसरा है आर्स पोएटिका, तीसरा ऑप्शन है दे ओरियाटो इंस्टीट्यूटो ओरियाटोरिया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है आपको पता ही होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे हम देख रहे हैं आर्स पोएटिका। इसका अगर हम अंग्रेज़ी में अनुवाद करें, इसका होता है द आर्ट ऑफ पोएट्री। ठीक है, द आर्ट ऑफ पोएट्री, इसको उन्होंने इस दरमियान लिखा था। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि इसका जो रेफरेंस है वो उस पर हम बताएंगे कि ये एक तरह का ना एपिस्टोलरी वर्क है। ठीक है, जिसमें उन्होंने एडवाइस दिया था ऑन पोएट्री, आर्ट, इन सब चीज़ों को किस तरह से या फिर ड्रामा को किस तरह से एक राइटर को लिखना चाहिए या उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? होरेस's कंसेप्ट ऑफ डेकोरम प्राइमरीली रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है डेकोरम, ये प्राइमरीली रेफर करता है विच ऑफ द फॉलोइंग को। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, चारों ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर एंड स्टाइल, ऑप्शन बी द यूज ऑफ एलैबोरेट मेटाफोर्स, ऑप्शन सी द लेंथ ऑफ एन एपिक, ऑप्शन डी द फाइनेंशियल सक्सेस ऑफ अ प्ले। तो ये चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। तो तीसरा ऑप्शन है द लेंथ ऑफ एन एपिक, ये भी गलत है। द यूज ऑफ एलैबोरेट मेटाफोर नहीं है। तो सही ऑप्शन आ रहा है आपका ए, द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर एंड स्टाइल। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर है। तो इस बीच मैं बता दूं कि डेकोरम क्या चीज़ होता है, कि ये एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस जिसे कहते हैं, वो होता है डेकोरम। ठीक है, इसमें एक हारमोनी होनी ज़रूरत होती है। उस पर हम लोग क्या देखते हैं? स्टाइल, सब्जेक्ट, कैरेक्टर जो होता है वो किस तरह का हो, मतलब वर्क में कंसिस्टेंसी होना चाहिए कैरेक्टर के अंदर, ये यहाँ पे वो कहना चाहते हैं डेकोरम पे। एप्रोप्रिएटनेस रहना चाहिए स्टाइल का, एस्थेटिक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक स्पॉन्टेनियस इंस्पिरेशन मिले ताकि, और जो वायलेंस होगा, ये खास दिमाग में रखिएगा, जो वायलेंस है, वायलेंस वो या फिर कोई भी ओवरली जो इमोशन होता है वो हमेशा ऑफ स्टेज, इसकी बात उन्होंने कही थी, ऑफ स्टेज में होना चाहिए। जैसे अगर आप मैकबेथ को देखें तो हर सीन को आप देखेंगे जहाँ पे वायलेंस है वो स्टेज में परफॉर्म नहीं हो रहा है। वो जैसे डंकन की हत्या करके जब बाहर मैकबेथ निकल रहा है उस वक्त का जो सीन है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू होरेस व्हाट इज द ड्यूअल पर्पस ऑफ पोएट्री। तो पर्पस ऑफ पोएट्री क्या है अकॉर्डिंग टू होरेस? पर्पस ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू होरेस। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है टू मिमिक एंड मॉक, ऑप्शन बी टू इन्फॉर्म एंड टू परसुएड, ऑप्शन सी टू एक्सप्रेस इमोशन एंड टू गेन फेम, ऑप्शन डी है टू प्लेजर एंड टू इंस्ट्रक्ट। ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, टू प्लेजर एंड टू इंस्ट्रक्ट। ये पर्पस होना चाहिए पोइट्री का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? होरेस famously advised writers to keep their manuscript for how many years before publishing। तो सीधी सीधी बात है कि कितने साल आपके लिखने के बाद भी एक राइटर अगर कुछ लिखता है उसे कितने साल उसे रख देना चाहिए, उसे पब्लिश नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने एक सलाह दी थी लोगों को। इसमें एक्चुअली वो कहना चाहते थे कि आप चीज़ों को अच्छे से
समझिए फिर पब्लिश कीजिए। तो बोला गया था कि यहाँ पे 9 ईयर्स, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ गया, जो भी हो, तो 9 ईयर्स के लिए एक राइटर को अपने वर्क को रिवील नहीं करना चाहिए, यानी पब्लिश नहीं करना चाहिए, टू मेक हाई क्वालिटी, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। और ये भी उनके इन आर्ट्स पोइटिका में हम देखते हैं। पूछा गया है 5वें क्वेश्चन पे, हॉट पिक्चर पोएसिस, ये जो है सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन विच टू आर्ट्स, ये कौन से दो आर्ट्स के बीच रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। पहला ऑप्शन है पोइट्री एंड पेंटिंग, दूसरा ऑप्शन पोइट्री एंड स्कल्पचर, पोइट्री एंड म्यूजिक एंड पोइट्री एंड पेंटिंग। तो इसका सही जवाब है पोइट्री एंड पेंटिंग, ठीक है। इसके बारे में भी उन्होंने आर्ट्स पोएटिका में उल्लेख किया है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम अंग्रेजी में देखें तो इसको अंग्रेजी में नहीं, उन्होंने किस तरह से इसको समझाया था कि एज इज पेंटिंग सो इज पोएट्री, ठीक है, इस तरह से उन्होंने इसको समझाया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन मीडियास रेस, अ टेक्निक प्रेज्ड बाय होरेस। तो इन मीडियास रेस होता क्या है, ये उन्होंने पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या है। इन मीडियास रेस का मतलब होता है, चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग इन द मिडिल ऑफ द एक्शन, ऑप्शन बी एंडिंग इन अ मोरल लेसन, ऑप्शन सी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ऑप्शन डी फोकसिंग ऑन द इंटरनल थॉट ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्टिंग इन द मिडिल ऑफ द एक्शन, ठीक है, बीचों बीच इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो उन्होंने ये जो आर्ट्स पोएटिका में इसके बारे में भी कहा था, तो ये भी आर्ट्स पोएटिका से ही निकाला गया है इन मीडियास रेस। ये तो वो इंस्पायर हो रहे हैं और साइट कर रहे हैं इलियड और ओडिसी को, वहाँ से एग्जाम्पल को ले रहे हैं। वो भी ऐसे, अगर हम लोग देखें पैराडाइज लॉस्ट, वहाँ पे भी मिडिल ऑफ द एक्शन से चालू हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, होरेस 7वें क्वेश्चन में आएंगे। होरेस यूज द टर्म पर्पल पैच, ठीक है, वो पर्पल पैच का मतलब पूछा गया है, ठीक है, उससे क्या आश्रय होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए है, द क्लाइमैक्स ऑफ अ ट्रेजेडी, अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रोमन मीटर, ऑप्शन सी है द रॉयल पैट्रोनेज गिवन टू पोएट्स, ऑप्शन डी अ ब्रिलियंट बट इररिलेवेंट पैसेज इन अ लिटरेरी वर्क। तो सही आंसर पर्पल पैचेस का यही है, ऑप्शन नंबर डी, अ ब्रिलियंट बट इररिलेवेंट पैसेज इन अ लिटरेरी वर्क। एक बहुत बेहतरीन वर्क है मगर वो एक इररिलेवेंट जगह पे है, ठीक है, उसका वहाँ होना कोई मायने नहीं रखता है, बस दिखने में सुंदर लग रहा हो, सुनने में अच्छा लग रहा हो। जैसे हिंदी फिल्मों में कुछ फिल्मों में ऐसे अजीब सिचुएशन में गाने डाल दिए जाते हैं रोमांटिक, या किसी भी आप आइटम सॉन्ग भी देखें तो उसकी ज़रूरत वहाँ है नहीं, मगर दिखने में अच्छा लगता है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। 8वें क्वेश्चन में आते हैं। इन आर्ट्स पोएटिका होरेस आर्ग्यू दैट अ प्ले शुड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एक्ट्स। जैसे कि हम लोग जनरली जानते हैं कि 5 एक्ट्स का प्ले शेक्सपियर लिखा करते थे, मगर आर्ट्स पोएटिका में होरेस ने कितने प्लेस के बारे में कहा था, मतलब कितने एक्ट के बारे में कहा था, ठीक है, यही पूछा गया है। मतलब उनके हिसाब से कितना एक्ट होना चाहिए, 3 एक्ट, 1 कंटिन्यूस एक्ट, 5 एक्ट या 7 एक्ट। तो इसका सही आंसर है 5 एक्ट, ठीक है। यहीं से शेक्सपियर भी चीज़ को ले रहे हैं, ठीक है। मगर एरिस्टोटल की अगर बात करें तो आप ये मत सोचिए कि एरिस्टोटल ने कुछ इस बारे में बात नहीं की है, मगर इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि 3 एसेंशियल मूवमेंट्स स्टोरी में होने चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिक किसी एक्ट के बारे में मेंशन नहीं किया कि इतना एक्ट होना चाहिए या उतना होना चाहिए। उन्होंने बस कहा कि 3 तरह का, 3 हिस्सों में कहानी रहे, एक होगा उसका बिगिनिंग, एक होगा मिडिल, एक होगा एंड, ठीक है, जिसको उन्होंने कहा था प्रोलॉग, ठीक है, बिगिनिंग को, उसके बाद मिडिल को एपिसोड कहा था और एंड को एक्सोडस कहा था, जो कि ना रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है which Roman poet active between 65 to 8 BCE wrote the epistle, ठीक है, the epistle
कॉन्टेनिंग सिग्निफिकेंट लिटरेरी क्रिटिकल थॉट्स, हाँ, तो जिसमें हमको क्या मिलेगा, लिटरेरी क्रिटिकल थॉट्स देखने को मिलेंगे। ये किसका लिखा हुआ है भाई, इतने देर से हम लोग तो होरेस ही पढ़ रहे हैं, सही जवाब वही है, तो इसका सही आंसर है होरेस। होरेस ने ही लिखा था द एपिस्टल। ये एपिस्टल एक्चुअली पता है क्या है, इसी के अंदर हमको आर्स पोएटिका मिलती है। तो ख्याल रखिएगा कि आर्स पोएटिका इस एपिस्टल के अंदर है। एपिस्टल के दो हिस्से हैं, एक जो है वो 20वीं ईसा पूर्व छपी थी, मतलब पहला जो है एपिस्टल अगर कहें तो पहला जो है वो बुक 1 है, ठीक है, बुक 1 है, और ये पब्लिश 20 BCE में है, BCE में। और जो दूसरा वाला है वो बुक है 2, बुक 2 है, ठीक है, और ये अराउंड 14 BCE, ठीक है, अराउंड 14 BCE। और ये इसमें 20 किताबें, 20 एपिस्टल है, यानी चिट्ठियां हैं, ठीक है, इसमें 20 चिट्ठियां हैं और इसमें 3 चिट्ठियां हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है, मगर इसमें ही आपको आर्स पोएटिका देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इसकी खास बात है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। होरेसिस क्रिटिसिज्म इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज बीइंग मोर डैश कंपेयर टू प्लेटोज फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो इसका जवाब क्या होगा, यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कि मेटाफिजिकल ऑप्शन ए, बी है प्रैग्मेटिक एंड क्राफ्ट ओरिएंटेड, सी है एनार्किक, नहीं, हाँ एनार्किक, सी है एनार्किक, डी है मिस्टिकल। तो इसका सही जवाब है प्रैग्मेटिक एंड क्राफ्ट ओरिएंटेड, ठीक है। इसका मतलब इस सेंटेंस को हम इस तरह पढ़ेंगे, होरेसिस क्रिटिसिज्म इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड एज बीइंग मोर प्रैग्मेटिक एंड क्राफ्ट ओरिएंटेड कंपेयर्ड टू प्लेटोज फिलोसॉफिकल अप्रोच, ठीक है, प्लेटो के फिलोसॉफिकल अप्रोच से बेहतर कहा जा रहा है, बेहतर प्रैग्मेटिक है, यानी व्यवहारिक, मतलब उसको यूज़ किया जा सकता है, और क्राफ्ट ओरिएंटेड है, मतलब फिजिकली आप उसको लेकर काम कर सकते हैं, प्लेटोस के विचारों के साथ नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है, टू हुम इज आर्स पोएटिका एड्रेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये जानने लायक भी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं किसको एड्रेस किया गया था, यही पूछा गया है, एरिस्टोटल को, ऑगस्टस सीजर को, ऑप्शन सी मैसेनस, और ऑप्शन डी है द पीसोस, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, ये जो आर्स पोएटिका है ये पीसोस को, द पीसोस को एड्रेस किया गया था। पीसोस के बारे में बता दूं कि ये जो वर्क है, मतलब ये जो आर्स पोएटिका है, ये तो एपिस्टल में था ही, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ये एक्चुअली इसका जो फॉर्मली जो टाइटल है, इसका सही टाइटल है एपिस्टल एड पिसानोस, ठीक है, जो कि ना एड्रेस किया गया था पीसो फैमिली को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज एपिस्टल टू द पीसोस। एड्रेस किसको किया जा रहा है, ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एड्रेस किसको किया जा रहा है, लूसियस, ठीक है, लूसियस, भाई गलती हो गया यहाँ पे, लूसियस कैल्पुनियस, लूसियस कैल्पुनियस पीसो, ठीक है, पीसो ये नाम है जिसको ये एपिस्टल लिखा जाता है। एपिस्टल तो पता है ना, जिसको लेटर कहा जाता है, एपिस्टल, ठीक है, उसको, एंड हिज 2 सन, और उसके 2 बेटों को एड्रेस किया गया था, जो कि ना एक सेनेटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे पार्लियामेंट से जो लोग बिलोंग करते हैं उसी वहाँ पे सेनेट कहा जाता है, एरिस्टोक्रेट फैमिली है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज होरेसिस व्यू ऑन द यूज ऑफ ड्यू एक्स मशीना। तो उनका क्या व्यू था अबाउट ड्यू एक्स मशीना के। तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए है इट शुड बी यूज इन एवरी ट्रेजेडी, इसको हर ट्रेजेडी में यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी इट वाज अ रोमन इन्वेंशन ही प्रेस्ड, ये एक रोमन इन्वेंशन है, इसे प्रेस करते थे वो। ऑप्शन सी इट शुड ओनली बी यूज इफ द नॉट इज वर्दी
ऑफ अ गॉड्स इंटरवेंशन। तो गॉड के इंटरवेंशन का होना तभी ज़रूरी है जब कुछ ऐसा हो, ठीक है। मतलब डुए एक्स मशीना का मतलब होता है कि गॉड का भी इंटरवेंशन होना कहानियों के अंदर, ठीक है, भगवान भी कहानियों के अंदर आ जाए। तो यहाँ तभी आना चाहिए उनके हिसाब से जब कोई बड़ी मुसीबत आए, ठीक है। इसके अलावा गॉड्स हर छोटी छोटी बात में क्यों कहानियों के अंदर घुस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। विच ग्रीक फिलोसोफर्स वर्क ऑन मिमेसिस एंड कैथारसिस डिड होरेस एडेप्ट into a more technical manual for Roman writers। तो इनमें से कौन से वर्क, जैसे ही हमको यहाँ दिखता है, हालांकि हमको आंसर मिल जाता है मिमेसिस एंड कैथारसिस, तो जो भी हो विच ग्रीक फिलोसोफर है जिससे वो सीख ले रहे हैं, ठीक है, जो टेक्निक उन्होंने अपनाए थे, मतलब ग्रीक वालों ने जो टेक्निक अपनाए थे, तो किसके टेक्निक को होरेस एडप्ट करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नाम, लॉन्जाइनस, प्लेटो, सोक्रेटिस, उसके बाद एरिस्टोटल। तो सही जवाब तो भाई एरिस्टोटल ही होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ही मिमेसिस यानी इमिटेशन और कैथारसिस जहाँ पे एक पर्गेशन यानी कि प्यूरिफिकेशन का बात होता है, वो उन्हीं ने कही थी और उसको एडप्ट करने को कहा जा रहा है, मतलब उसे जो राइटर हैं उन्हें वो अपनाना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। द अगस्टन एज ऑफ रोमन लिटरेचर इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ कोइंसाइड विथ द रेन ऑफ। तो अगस्टन एज जो रोमन लिटरेचर का है वो किसके साथ जुड़ा है। यहाँ पे आप बड़े बड़े शासकों का नाम देख रहे हैं। पहला नाम आपके सामने है अगस्टस सीजर, दूसरा ऑप्शन है मार्कस ऑरेलियस, तीसरा है नेरो और डी ऑप्शन है जूलियस सीजर। तो यहाँ पे भाई अगस्टस सीजर ही होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक और तत्व मैं बताना चाहूँगा कि अगस्टस पीरियड के बारे में। इंग्लैंड का अगस्टन एज अलग है और रोम का अगस्टन एज अलग है, ठीक है। जो इंग्लैंड का अगस्टन एज है वो, इंग्लैंड नहीं, जो रोम का है वो 27 ईसा पूर्व, ठीक है, या BC हम कह सकते हैं, से लेके 14 CE तक चला, ठीक है, कॉमन एरा तक। बिफोर कॉमन एरा 27 से 14 कॉमन एरा तक चला। यानी जिसको समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पे BC समझ ले और इसको AD समझ ले, ठीक है। 27 AD BC से लेके 14 AD तक ये एरा चलता गया। और इसमें क्या थी ख़ास बात कि ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम रोम में इससे पहले रिपब्लिक हुआ करता था, मगर इस टाइम पे एम्पायर यानी जो राजा है वो फिर से रिस्टोर हो रहे हैं अगस्टन एज में। यानी कि अगस्टन राजा बनने के पहले यहाँ पे रिपब्लिक शासन चल रहा था, ठीक है। ये आगे राजा बन रहे हैं और इस टाइम पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। उसके बाद आपका जो लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्नति कर रहा है। तो यहाँ पे बड़े बड़े राइटर्स हमको मिलते हैं, जैसे होरेस तो है ही, ओविड है और वर्जिल भी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंग्लैंड के अगस्टन एज की, वो अलग है, वो तो बहुत बाद में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे तकरीबन पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, 15 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, गरीबों वाला वही कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़ सब इस्तेमाल आपने देख लिया है। तो पसंद आया हो, कंटेंट अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल के साथ बनी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।